जय हिंद दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की इस लेक्चर सीरीज़ में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के बारे में। और आज की इस वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में डिफाइंड हैं, जिसमें कि सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो कौन कौन से वो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में हम बाद में जानेंगे। इससे पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि फंडामेंटल राइट्स आखिर है क्या। तो अगर अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट की यानी कि मौलिक अधिकारों की, तो किन को हम मौलिक अधिकार कहेंगे? तो इसके नाम से ही स्पष्ट है कि वो अधिकार या वो मिनिमम राइट्स जो हर एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, हर एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ को लीड करने के लिए नेसेसरी है। इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ नेसेसरी भी है, यानी कि जिनके बिना एक ह्यूमन लाइफ की कल्पना नहीं की जा सकती, एक सभ्य मानव जीवन की कल्पना को नहीं हम उतार सकते। जैसे कि राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी, समता का अधिकार, राइट टू जस्टिस, न्याय का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, रूल ऑफ लॉ। ये इस तरह कुछ राइट्स हैं जो हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक मानव के लिए, किसी भी सभ्य मानव समाज में जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। इनके बिना एक मानव जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। क्योंकि यदि हम बात करें मानव जीवन की, तो मानव जीवन सिर्फ एक सांस लेना, जिंदा रहना ही एक जीवन नहीं है, यानी कि उसको ही सिर्फ जीवंत नहीं कह सकते हैं हम। मानव जीवन का अर्थ है कि उसके साथ साथ एक डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए। सिर्फ सांस लेते रहना, जिंदा रहते रहना, बने रहना ही लाइफ नहीं है, बल्कि एक डिग्निफाइड लाइफ, यानी कि एक हमारी सोशल डिग्निटी, हमारी एक सेल्फ डिग्निटी हो, सोशल डिग्निटी हो, एक रेस्पेक्ट हो हमारा सोसाइटी में, यानी कि हमारी प्रतिष्ठा हो। अगर हम उसको बहुत साफ शब्दों में कहें तो हर व्यक्ति को एक प्रतिष्ठित जीवन, सम्मानजनक जीवन मिलना चाहिए, ये उसका अधिकार है। तो जैसे जीने का अधिकार है, वो उसके जीवन का अधिकार और साथ साथ उसके सम्मान का भी अधिकार है। सम्मान उसको कब प्राप्त होगा? जब उसको समाज में बराबरी का अधिकार होगा और अपनी बात रखने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, अपने जीवन को अपने अनुसार ढालने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। तो ये कुछ अधिकार हैं जिनको मौलिक अधिकार कहा जाता है। अब अगर हम इसकी बात करें कि इनको मौलिक अधिकार फिर संविधान में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब तक अधिकारों को सिर्फ कह दिया जाएगा कि आपको ये अधिकार प्राप्त हैं, उसके लिए कोई कानूनी प्रक्रिया या उसके लिए एक प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जब तक नहीं होगा, तब तक वो राइट्स एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स है, सिर्फ एक डिक्लेरेशन है, यानी कि उसको हम अमल में नहीं ला सकते। तो इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि उसको एक कोडिफाइड वे में, एक डॉक्यूमेंटेड वे में होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन में रखने का इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये जो राइट्स हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में कभी ना कभी या आज से 100 या 200 साल पहले तक पूरी दुनिया में राजशाही की व्यवस्था थी और तानाशाही की व्यवस्था थी। तो उसके कारण क्या था कि तानाशाही और राजशाही में इस तरह एक प्रकार के अधिकारों के बारे में लोग जागरूक ही नहीं थे, उनको पता ही नहीं था कि ये भी अधिकार होते हैं। और तानाशाहों को कभी वो चाहते ही नहीं थे कि लोगों को इस प्रकार के अधिकार प्राप्त हों। अब ऐसे में क्या हुआ कि मान लीजिए कभी कोई शासन व्यवस्था अच्छी आई, कोई राजा अच्छा आया, तो उसने लोगों को इस प्रकार के अधिकार प्रदान किए, लेकिन वो थोड़े समय के लिए। जैसे वो राज व्यवस्था बदली, वो राजा हटा, दूसरा राजा उसकी जगह आया, तो उसने फिर से लोगों के हाथ से अधिकार छीन लिए। तो कहने का मतलब कि ये राइट्स जो है, जब ये फंडामेंटल है, बहुत नेसेसरी राइट्स है फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, तो इनको एक पॉलिटिकल स्वीट विल पर डिपेंड नहीं छोड़ सकते हम, यानी कि एक राजनीतिक इच्छा और अनिच्छा पर नहीं निर्भर किया जा सकता है इनको, कि जब किसी सत्ता का मन हो तो अधिकार प्रदान कर दे, जब मन नहीं है तो वापस ले ले। इसके लिए आवश्यक है कि ये अधिकार हर परिस्थिति में लोगों को मिले, तो ये संविधान में इनका उल्लेख हो स्पष्ट रूप से। इसलिए दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं, जितने आज मैच्योर डेमोक्रेसी जिनको कहते हैं, या स्पेशली डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, उन सभी ने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन राइट्स को जगह दी है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला रीज़न है कि एक, जिससे कि सत्ता इसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ ना कर सके, इनको सत्ता के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। और सबसे अगर हम बात करें
मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकारों को यदि सबसे बड़ा खतरा भी होता है तो सबसे बड़ा खतरा सरकारों से ही होता है, राज व्यवस्थाओं से होता है। व्यक्तिगत रूप से किसी से खतरा नहीं होता है, क्योंकि सरकारें कई बार हम देखते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए, जैसे कोई राजा है या कोई शासन व्यवस्था आती है जिसका जो हेड है वो कई बार अपने कुछ निहित स्वार्थों के लिए या एक ग्रुप समूह के स्वार्थों के लिए कुछ इस प्रकार के कानून लाता है कि जिससे कि लोगों की स्वायत्तता या लोगों के मौलिक अधिकार खतरे में पड़ते हैं। तो ये ना हो, ये किसी भी प्रकार के राजनीतिक द्वेष से, किसी भी प्रकार की राजनीतिक उठापटक से पूर्णतः ये दूर रहें, इसलिए आवश्यक था कि इनको संविधान में रखा जाए, पहली बात। दूसरी बात, राज्य सरकारों की ये जिम्मेवारी है कि वो इन अधिकारों की रक्षा करें, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन में रखना ज़रूरी था। अब अगर हम बात करें दुनिया में, तो दुनिया में शुरुआत से लोग इसके लिए जागरूक नहीं थे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पहले तानाशाही और राजशाही की व्यवस्था होती थी जिसमें लोग रहते थे। 17वीं सदी से लोगों ने इस बारे में सोचना प्रारंभ किया कि हमारे कुछ मौलिक अधिकार होने चाहिए, और हालांकि इस पर छुटपुट स्तर पर काम बहुत पहले से शुरू हो गया था दुनिया के अलग अलग देशों में, लेकिन इसको रिकग्निशन जो है वर्ल्ड वाइड ये 17वीं सदी से मिलना शुरू हुआ। और इस बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले किया वो एक लॉक इन कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स ने सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, क्योंकि जॉन लॉक एक जो बहुत ही फेमस वेस्टर्न थिंकर हैं, उन्होंने एक मॉडर्न थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स को प्रेजेंट किया। नेचुरल राइट्स क्या थे? नाम से ही समझ में आता है, जो प्राकृतिक अधिकार हमारे। उन्होंने माना कि हर व्यक्ति को जन्म से प्रकृति ने कुछ अधिकार प्रदान किए हैं, जिसमें सबसे पहला है राइट टू लाइफ यानी कि जीवन का अधिकार, लिबर्टी और प्रॉपर्टी यानी कि जीवन के अधिकार के साथ साथ उसको स्वतंत्रता, अपने जीवन को अपने अनुसार ढालने की, और संपत्ति रखने का अधिकार प्रकृति ने सभी मनुष्यों को दिया है, जिसका क्षरण किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने इन अधिकारों का अपने तरीके से एंजॉयमेंट करने का पूरा राइट है। और उसके बाद एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो इन्होंने एनविसाइज की। इसका मतलब ये था कि उनका साफ कहना था कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, तो जब सामाजिक प्राणी है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो समाज में रहेगा। अब समाज की रचना कैसे होगी? जब हर व्यक्ति अपने अपने अधिकारों के प्रति ही केवल अड़ा रहेगा तो समाज की रचना किस प्रकार से होगी? तो समाज की रचना के लिए आवश्यक है कि लोगों को आपस में परस्पर रूप से अपने अपने अधिकारों को एक दूसरे के प्रति सरेंडर करना पड़ेगा, यानी कि समर्पण करना पड़ेगा अपने अधिकारों का। और फिर संपूर्ण समाज के लिए कहें तो संपूर्ण समाज को अपने इन अधिकारों का समर्पण करना पड़ेगा किसी व्यवस्था के प्रति, यानी कि किसी एक राज्य व्यवस्था में आस्था रखनी पड़ेगी। समर्पण करने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने अधिकारों को त्याग देंगे, छोड़ देंगे। समर्पण करने का मतलब कि हम अपनी उस व्यवस्था में एक आस्था है हमारी कि हम अपने अधिकार समर्पित करते हैं और ये व्यवस्था हमारे इन अधिकारों की रक्षा करेगी, यानी कि हमें अपने ये अधिकार प्रयोग करने से या एंजॉय करने से रोकेगी नहीं, बल्कि ये हमारे इन अधिकारों की रक्षा करेगी। तो इसलिए गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो रोल उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा रोल है कि एवरी ह्यूमन बीइंग के इन राइट्स की रक्षा करना, इनको प्रोटेक्शन देना, तभी वो समाज एक सभ्य समाज कहलाएगा और तभी वो सरकार एक अच्छी सरकार कहलाएगी, ये वो व्यवस्था एक अच्छी राज्य व्यवस्था होगी। और अगर वो व्यवस्था ऐसा करने में फेल होती है तो लोगों को पूरा अधिकार है कि वो उस सरकार को बदल सकते हैं, यानी कि उसके खिलाफ यदि आवश्यकता पड़ती है तो विद्रोह भी कर सकते हैं। तो इसीलिए लॉकियन कॉन्सेप्ट ऑफ राइट को मॉडर्न थ्योरी ऑफ राइट्स भी कहा जाता है और इसका स्पष्ट प्रभाव दुनिया के कई देशों के संविधान में मौलिक अधिकारों पर पड़ा है, जो आगे हम इसको देखेंगे। अब इससे पहले हम देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक राइट कहाँ से शुरू हुआ, इसको डॉक्यूमेंटेड वे में, रिटन वे में इसकी शुरुआत दुनिया में कब हुई। तो इस दिशा में सबसे पहला जो कदम था वो था मैग्ना कार्टा चार्टर 1215। मैग्ना कार्टा चार्टर के बारे में जो भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कभी ना कभी इसको ज़रूर पढ़ा होगा या ज़रूर सुना होगा। इसकी भूमिका थोड़ी से शब्दों में अगर हम डिस्कस करें, क्योंकि बहुत वाइडली इसको अगर हम डिस्कस करेंगे तो इस वीडियो में हम नहीं कर सकते हैं, इसको फिर कभी करेंगे। लेकिन अगर बहुत थोड़े से शब्दों में डिस्कस करें तो 13वीं सदी में क्या हुआ था ब्रिटेन में कि राजा के विरुद्ध समाज में बहुत व्यापक स्तर पर विद्रोह हुआ। तो फिर उसके बाद राजा और विद्रोहियों के बीच में एक शांति समझौता किया गया जिसको नाम दिया गया मैग्ना कार्टा चार्टर, जिसमें
राजा के लिए कुछ राजा के अधिकार सीमित किए गए, यानी कि उसका एक दायरा सीमित किया गया कि वो किन किन क्षेत्रों में वो काम करेगा और किन में नहीं करेगा। और समाज के हर व्यक्ति के लिए उसमें कुछ मिनिमम राइट्स को सुनिश्चित किया गया, यानी कि कुछ मिनिमम अधिकारों को उसमें सुनिश्चित किया गया। तो उसमें सबसे पहला काम तो ये था कि राजा के लिए कहा गया, राजा की एक बाउंड्री लाइन खींच दी गई कि वो चर्च के किसी मामले में दखलंदाजी नहीं करेगा। दूसरा, लंदन और अदर टाउन्स की लिबर्टी को वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। और तीसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट था इसका, वो था कि किसी भी इंडिविजुअल को मनमाने तरीके से सज़ा नहीं दी जाएगी। किसी भी इंडिविजुअल को या सिटीज़न को मनमाने तरीके से जेल में नहीं डाला जाएगा, बल्कि इसके लिए एक प्रोसीजर ऑफ लॉ होगा, एक लॉ ऑफ लैंड होगा, जिसके अकॉर्डिंग अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसको फेयर ट्रायल प्रोवाइड कराया जाएगा और उसके बाद जो जुडिशल जजमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ही उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन लिया जाएगा। यानी कि राजा को ये अधिकार नहीं होगा कि राजा अपनी इच्छा से किसी को भी बंदी बना ले, किसी की भी संपत्ति छीन ले, ये राजा को नहीं होगा। तो यानी कि जो फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट है और जो राइट ऑफ जस्टिस है वो यहीं से उसकी शुरुआत मानी जाती है कि यहीं से निकल के आया। और इसीलिए बेसिक राइट्स के इतिहास में मैग्ना कार्टा को सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। और इसके अलावा ये भी माना जाता है कि राजा की शक्तियों को सीमित करने के साथ साथ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की तरफ दुनिया का जो पहला कदम था वो मैग्ना कार्टा चार्टर से ही शुरू हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आया वो था बिल ऑफ राइट्स 1698। ये इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा के बाद एक दूसरा बड़ा डेवलपमेंट था, क्योंकि इसमें मैग्ना कार्टा में जो केवल फेयर ट्रायल और राइट टू जस्टिस की बात हुई थी, बल्कि इसमें फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया, यानी कि और मजबूती दी गई, क्योंकि इसमें राजा की शक्तियों को और सीमित किया गया। इसके महत्वपूर्ण फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला महत्वपूर्ण फीचर था कि इसमें सबसे पहले राजा की शक्ति को सीमित करते हुए कहा गया कि राजा संसद के मामलों में दखलंदाजी नहीं देगा, राजा कानून के मामले में दखलंदाजी नहीं देगा। दूसरी बात, राजा अपने मन से किसी भी प्रकार के कानून पारित नहीं करेगा, ये काम संसद का होगा। और इसलिए राजा किसी भी प्रकार से अपने मनमाने ढंग से टैक्स नहीं लगा सकता। संसद से जब तक वो प्रस्ताव पारित नहीं होता है तब तक किसी भी प्रकार का नया टैक्स जनता के ऊपर नहीं लगाया जाएगा। और इसी बिल में फ्रीडम को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया और इसमें कहा गया कि हर फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए पार्लियामेंट में सभी के लिए और फ्रीडम ऑफ पिटीशन टू किंग होना चाहिए, यानी कि राजा के पास अपनी बात कहने का, राजा के सामने अपनी अर्जी लगाने का सबको अधिकार होगा, सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए, सबको सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और सभी को क्रूअल और अनयूजुअल पनिशमेंट से स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी कि किसी भी प्रकार का क्रूर उनको दंड नहीं दिया जाएगा, जैसा उन्होंने अपराध किया है उसी के अनुसार ही उनको दंड दिया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर कि इसमें एक्सेसिव बेल को जगह दी गई। सबसे पहले बेल का कॉन्सेप्ट यहीं से आया कि यदि किसी ने अपराध किया भी है तो उसको जेल में रखा जाएगा, लेकिन ये पूरे टाइम के लिए नहीं, जब तक उसका ट्रायल चलेगा तब तक के लिए नहीं, बल्कि कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद उसको बेल पर रिहा किया जाएगा। और अगर वो बाद में दोषी पाया जाता है तो तब उसको जेल में भेजा जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ बिल ऑफ राइट्स से ही निकल के आया था सबसे पहले, जो आज पूरी दुनिया में फॉलो भी किया जाता है। और उसके अलावा इसमें फ्रीडम फ्रॉम आर्मीज बीइंग रेज्ड ड्यूरिंग पीस टाइम्स का भी प्रावधान किया गया, यानी कि जब शांति का समय हो तब आर्मी का हस्तक्षेप कहीं भी नहीं होगा। तो ये कुछ फीचर्स थे इम्पोर्टेंट जो बिल ऑफ राइट्स से निकल के आए। और उसके बाद अब जो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इस दिशा में था वो था डिक्लेरेशन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। इसमें क्या हुआ था, इसके भी पीछे एक फ्रेंच रेवोल्यूशन की बहुत बड़ी कहानी है जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने को हमें मिलती है और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स ने इसको कभी ना कभी ज़रूर पढ़ा होगा। तो इसकी भूमिका में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन इसको अगर हम शॉर्ट में बताएं तो जब फ्रांस में भी इंग्लैंड की तर्ज पर जब बड़े व्यापक स्तर पर राजा के विरुद्ध विद्रोह हुआ, तो विद्रोहियों ने जब वहाँ पर राज सत्ता पर अपना कब्जा कर लिया तो उन्होंने एक कॉमन असेंबली बुलाई जिसको नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस नाम दिया गया। तो 26 अगस्त 1789 को वहाँ कॉमन असेंबली में कॉमन पीपल ने, दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ कि आम नागरिकों ने बैठकर अपने लिए
अधिकारों को चयनित किया और अपने लिए कानून बनाया। तो इससे बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी निकल कर आया और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर फंडामेंटल राइट्स भी इसमें निकल के आए, जिसमें सबसे पहले कहा गया कि हर व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है, इसलिए सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, यानी कि इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले यहीं पर निकल कर आया। और सभी को सोशल डिस्टिंक्शंस प्रोवाइड होनी चाहिए, इक्वलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। और इक्वलिटी ऑफ लॉ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कानून आम जनता के लिए बराबर रहेगा, राजा भी उस कानून से बराबर बनकर रहेगा, यानी कि राजा भी उस कानून के दायरे में आएगा। दूसरी बात, राजा व्यक्तिगत अपने लाभ के लिए या अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कानून का निर्माण नहीं करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसमें कही गई कि राजा में उस देश की संप्रभुता निहित नहीं होगी, यानी कि सॉवरेनिटी राजा में रिसाइड नहीं करेगी, बल्कि सॉवरेनिटी विल रिसाइड एसेंशियली इन नेशन, यानी कि राज्य की संप्रभुता उस राष्ट्र में निहित होगी, राजा में निहित नहीं होगी। और इसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण कदम इसमें उठाया गया वो ये था कि आम जनता को उसमें स्वतंत्रता दी गई कि उनको पूरा अधिकार होगा कि वो लॉ मेकिंग के प्रोसेस में खुद डायरेक्टली या थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव उसमें पार्टिसिपेशन कर सकें। यानी कि ये एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की तरफ एक बड़ा कदम था कि आम जनता अपने लिए कानूनों का निर्धारण करेगी, राजा कोई एक व्यक्ति या कोई एक संस्था बैठकर आम जनता के लिए कानून नहीं बनाएगा। तो इसके बाद अब अगर हम इसमें जैसे अभी इससे पहले हमने अभी चर्चा की थी लॉक इन कॉन्सेप्ट ऑफ राइट की, तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन में लॉक इन कॉन्सेप्ट का और बिल ऑफ राइट्स पर भी लॉक इन कॉन्सेप्ट का एक बहुत बड़ा प्रभाव था। क्योंकि जैसे कि जॉन लॉक ने कहा था कि हर व्यक्ति के नेचुरल राइट्स होते हैं, जिसमें लिबर्टी सबसे राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों ही डिक्लेरेशंस में उसको जगह दी गई कि तो इसका साफ साफ प्रभाव इन दोनों ही डॉक्यूमेंट्स पर देखा जा सकता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं दुनिया के कुछ देशों के संविधान के बारे में कि वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की क्या स्थिति रही या आज वहाँ पर क्या स्थिति है, और उसके बाद उनका भारत की व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इस दिशा में सबसे पहले हम बात करेंगे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो था वो हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ही बोरो किया था। क्योंकि माना जाता है कि यूएस ही वो पहला देश था जिसने कॉन्स्टिट्यूशनली फंडामेंटल राइट्स के कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज किया था। यानी कि सबसे पहले अपने संविधान में अगर किसी देश ने फंडामेंटल राइट्स को जगह दी थी तो वो था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम देखते हैं कि 1787 में जब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आया था उस वक्त फंडामेंटल राइट्स को उसमें जगह नहीं दी गई थी, लेकिन फिर इसका बहुत बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर इसका एक क्रिटिसिज्म हुआ, तो जिसके चलते वह 4 साल के बाद ही बिल ऑफ राइट्स को 10 अमेंडमेंट्स करके यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। और इसकी सबसे खास बात ये थी कि इसमें साफ कहा गया कि जो अधिकार, सबसे पहले लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्कस किया गया कि हर पर्सन को लिबर्टी मिलनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए और फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन होनी चाहिए। ये लिबर्टी का कॉन्सेप्ट अमेरिकन कॉन्सेप्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में कॉन्स्टिट्यूशनली इन्होंने सबसे पहले उसको जगह दी। और उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण कदम उन्होंने ये उठाया कि संसद को अधिकार होगा, संसद नहीं, स्वाभाविक सी बात है कि सीनेट ने फंडामेंटल राइट्स को रिकॉग्नाइज किया है, तो फंडामेंटल राइट्स सीनेट ने पब्लिक को दिए हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में किसी भी तरीके का चेंज सीनेट नहीं कर सकेगी। ये जुडिशरी का डिस्क्रिशन रहेगा, यानी कि यूएस सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई कि अगर फंडामेंटल राइट्स में किसी भी तरह का कोई चेंज करना है तो वो जुडिशरी। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण फीचर ये था कि उन्होंने ये तय किया कि फंडामेंटल राइट्स में अगर किसी भी तरह का कोई चेंज आएगा तो वो थ्रू द जुडिशियल प्रोसेस आएगा, यानी कि जुडिशरी को केवल पावर होगा कि वो फंडामेंटल राइट में किसी तरह का चेंज कर सके। सीनेट को वो राइट नहीं होगा, क्योंकि उनका सबसे महत्वपूर्ण गोल जो इस दिशा में था वो ये था कि फंडामेंटल राइट्स कंप्लीटली पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से दूर रहने चाहिए, यानी कि राजनीतिक हस्तक्षेप उसमें बिल्कुल ना के बराबर हो। इसीलिए उसमें चेंज का जो राइट था वो जुडिशरी को दिया गया, वहाँ की सीनेट को भी नहीं दिया गया। इसके बाद अब हम बात करेंगे ब्रिटेन में फंडामेंटल राइट्स की स्थिति की, क्योंकि
ब्रिटेन एक दुनिया का सब महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि ब्रिटेन ने दुनिया के कई देशों पर बहुत लंबे समय तक राज्य किया और भारत में भी राज्य किया। तो ब्रिटेन की और रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने ब्रिटेन से ही बोरो किया है। प्रोसीजर ऑफ फेयर ट्रायल को भी हमने ब्रिटेन से ही बोरो किया है। तो ब्रिटेन की अगर हम बात करते हैं तो हमें जानकर आश्चर्य होगा कि 1998 तक वहाँ फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उसके बाद वहाँ पर 1975 में पहली बार इस दिशा में एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि हाँ, यहाँ पर भी कुछ फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। जिसके बाद 1998 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने एक ह्यूमन राइट्स एक्ट पास किया, जिसके माध्यम से फंडामेंटल राइट्स को उसमें जगह दी गई। और ये ह्यूमन राइट्स एक्ट जो था वो कुछ और नहीं था, वो यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स में जो फ्रीडम गारंटी की गई थी हर एक इंडिविजुअल को, उसको इनेक्ट किया गया था थ्रू दिस एक्ट इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब सवाल ये आता है कई बार मन में कि ब्रिटेन में आखिर फंडामेंटल राइट्स की बात क्यों नहीं हुई कभी? 1998 तक वहाँ के लोगों को कभी ज़रूरत क्यों महसूस नहीं हुई कि यहाँ पर भी फंडामेंटल राइट होने चाहिए हमारे, जब दुनिया के सभी देशों में है लगभग? उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण ये था क्योंकि ब्रिटेन में उनका कहना था, और जब फंडामेंटल राइट्स को वहाँ पर संविधान में शामिल करने की बात भी हुई थी तो उस समय एक बहुत व्यापक बहस वहाँ की संसद में हुई थी, तो जिसमें ये तर्क दिया गया था कि जब हमारे पास पहले से ही रूल ऑफ लॉ है, प्रोसीजर ऑफ फेयर ट्रायल है, प्रोसीजर ऑफ जस्टिस है, राइट टू जस्टिस जब हर एक सिटीजन को हमने पहले ही दे रखा है, तो फिर फंडामेंटल राइट्स को अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में लाने की या उसके लिए कोई बिल लाने की रिक्वायरमेंट क्या है? क्योंकि सीधी सी बात है कि रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से ही माना जाता है कि जनरेट हुआ था। तो इस कारण से वहाँ के लोग इस बारे में कभी उन्होंने नहीं सोचा कि हाँ, यहाँ पर अलग से फंडामेंटल राइट होने चाहिए। लेकिन यूरोपियन कन्वेंशन के बाद वहाँ पर मांग तेज़ हुई कि फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, और उसके बाद वहाँ फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था की गई, जिसमें लिबर्टी और फ्रीडम को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया, और उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को महत्व दिया गया। तो ये 3 बेसिक चेंजेस थे जो अलग अलग आर्टिकल के माध्यम से वहाँ पर इम्प्लीमेंट हुए। अब इसके बाद एक प्रश्न ये भी खड़ा हुआ कि हमने जब भारत के विषय में, कि भारत में या दुनिया के किसी भी देश में फंडामेंटल राइट्स की अलग से ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, जब ब्रिटेन में इतने साल तक नहीं था, और ब्रिटेन में जब रूल ऑफ लॉ अगर वहाँ इतने बेहतर तरीके से वो कॉन्सेप्ट वहाँ पर फला फूला, तो इंडिया में या किसी अदर कंट्री को ज़रूरत क्यों थी, ब्रिटेन को इतने साल तक ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी? इसका भी कंपैरिजन हुआ। तो उसके पीछे एक बहुत सिंपल सा कॉज था कि ब्रिटेन की जो सोसाइटी है वो एक होमोजीनियस सोसाइटी है, यानी कि वहाँ पर कल्चर की बात करें तो होमोजीनियस कल्चर है, यानी कि सबका मिलता जुलता कल्चर है। वहाँ डाइवर्सिटी नहीं है, विविधता नहीं है वहाँ की संस्कृति में। वहाँ के लोग, रिलीजन की बात करें तो ऑलमोस्ट सभी लोग कैथोलिक रिलीजन को फॉलो करते हैं, रिलीजन में भी कोई डाइवर्सिटी नहीं है, सोशल इनइक्वालिटी भी नहीं थी। तो यानी कि किसी भी तरह की वहाँ की सोसाइटी में डाइवर्सिटी नहीं थी, यानी कि विविधता नहीं थी, इसलिए उसको होमोजीनियस सोसाइटी कहा गया। तो होमोजीनियस सोसाइटी में अगर अलग से फंडामेंटल राइट्स ना भी हों, अलग से राइट्स को डिक्लेयर ना भी किया जाए, तो कोई ज़रूरत नहीं। उदाहरण के तौर पर जब जहाँ पर सभी लोग सेम स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं, पहले से जहाँ इक्वल स्टेटस को एंजॉय कर रहे हैं, तो वहाँ राइट टू इक्वलिटी लोगों को कभी ज़रूरत ही नहीं लगेगी कि ये अलग से डिस्कस होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इसलिए ब्रिटेन में लंबे समय तक इन ह्यूमन राइट्स की या फंडामेंटल राइट्स की वहाँ के लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ी। अब अगर भारत के लिए बात की जाए तो भारत में ये कॉन्सेप्ट काम नहीं कर सकता, क्योंकि भारत में हम जानते हैं पहले से ही विविधता बहुत ज़्यादा है, सामाजिक स्तर पर हो या सांस्कृतिक स्तर पर हो या भाषाई स्तर पर हो, हर स्तर पर यहाँ विविधताओं का अंबार है। इतनी विविधताएँ, इतनी डाइवर्सिटी है कि यहाँ पर जब तक हम एक क्लियर डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अगर नहीं करेंगे, तो फिर सिटीजन्स के लिए ऐसी स्थिति में रह पाना, अपने आप को स्वतंत्र रख पाना ज़्यादा दिन तक संभव नहीं हो सकता था। इसलिए हमने ब्रिटेन के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया, इसलिए हमने यूएस के कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट को फॉलो किया और वहाँ से इस फीचर को बोरो किया। अब उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया की, कि इंडिया में फंडामेंटल राइट्स की स्थिति क्या है। तो इंडिया की बात करें तो हम इस मामले में भाग्यशाली रहे हैं कि हमने यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को शुरुआत से ही कॉन्स्टिट्यूशन में के 3rd पार्ट में जगह दी, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पहले से ही इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया था कि यहाँ पर इतनी डाइवर्स सोसाइटी है जिसमें क्लियर डिमार्केशन ऑफ राइट्स,
क्लियर डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए, अदरवाइज ये डाइवर्सिटी ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगी और ये डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं एक कॉज ऑफ प्रॉब्लम बनेगी देश के लिए। तो पहले से ही उन्होंने उसको संविधान में जगह दी, यानी कि संविधान आने के बाद उसमें हमें अलग से लाना नहीं पड़ा, ना डिमांड करनी पड़ी। कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने उसको पहले से ही उसकी नीड को समझ लिया था। दूसरा, इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि हमने एक बहुत बड़ा संघर्ष इसके लिए किया था ब्रिटिश रूल के दौरान। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ थी तो सबसे बड़ी लड़ाई ही हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये थी कि हमें फंडामेंटल राइट्स चाहिए थी, हमें जीने की आज़ादी चाहिए थी, हमें बोलने की आज़ादी चाहिए थी। इसी बात के लिए हमने एक लंबा संघर्ष किया, जो हम इस स्वतंत्रता संग्राम जिसको हम इतिहास में पढ़ते हैं। तो इसके लिए और सब इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उस समय, वो सभी इस स्वतंत्रता आंदोलन से गुजर के आए थे। उस समय मैक्सिमम जो उसके मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के, वो सभी लोग इस स्वतंत्रता आंदोलन से गुजर के आए थे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज़ को सफ़र किया था कि अगर राजनीतिक हस्तक्षेप को होगा समय फंडामेंटल राइट्स में तो उसके क्या परिणाम होते हैं। अगर उसको स्वीट विल ऑफ पॉलिटिक्स पर अगर छोड़ दिया जाएगा तो उसके क्या परिणाम होते हैं, एक निरंकुश और तानाशाही सत्ता में लोगों की दशा कैसी होती है। उन्होंने प्रैक्टिकली उसको अनुभव किया था, उस दंश को झेला था। तो इसलिए उन्होंने ये रिस्क नहीं लिया कि इसको बाद में देखेंगे, इसको शुरुआत से ही कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई थी। अब अगर हम बात करें कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या हुआ, तो जैसे कि हम सभी को पता है कि दुनिया में सबसे पहला देश यूएस ही है जिसने फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया। तो इसी से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को एक इंस्पिरेशन भी मिली, जिसके चलते उन्होंने शुरुआत से ही इसको हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही शामिल किया उसको। अब थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे और उनके कॉन्सेप्ट में, यानी कि हमने कॉन्सेप्ट तो वहीं से लिया लेकिन वहाँ राइट्स अलग हैं और हमारे देश में अलग हैं, और कॉन्सेप्ट में भी थोड़ा सा चेंज है जिसको हम आगे देखते हैं। डिफरेंस क्या है कि डिफरेंस जैसे सबसे पहला यही है कि अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स के लिए जो है उनको एब्सोल्यूट माना जाता है, यानी कि उनमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हो सकता, और इसमें पावर ऑफ स्टेट बहुत लिमिटेड है या बिल्कुल है ही नहीं। वो यानी कि वहाँ स्टेट को पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकें, उसमें कोई चेंज कर सकें। रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने के लिए वहाँ पर महत्वपूर्ण है जुडिशरी का रोल, यानी कि अगर किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन फंडामेंटल राइट पर लगानी है तो उसके लिए जुडिशरी को अथॉरिटी है, स्टेट को अथॉरिटी कतई नहीं है। लेकिन भारत में अगर हम देखें तो ये दशा जस्ट ऑपोजिट है। इंडिया में पार्लियामेंट को राइट है कि वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, और उसके वो बात अलग है कि इसका बाद में जुडिशियल रिव्यू हम कर सकते हैं। जुडिशरी को पावर है कि वो इसको रिव्यू कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट को और एग्जीक्यूटिव को पावर है कि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इस पर इम्पोज कर सकती है। और जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के में जहाँ जहाँ डिस्कस किया गया है, जैसे आर्टिकल 19 में फॉर एग्जांपल जहाँ राइट टू फ्रीडम को डिस्कस किया गया है, तो उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को भी साथ में डिस्कस किया गया, और ये पावर स्टेट को क्लियरली दी गई है कि स्टेट इनको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है, यानी कि ये राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है इंडिया के अंदर। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है यूएस के कॉन्सेप्ट में और हमारे देश के फंडामेंटल राइट के कॉन्सेप्ट में। तो अब अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की नीड की सोसाइटी में, तो इसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यही है कि जो लोगों के लिए एसेंशियल राइट्स हैं, यानी कि जो जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार हैं और आवश्यक अधिकार हैं, उनमें गवर्नमेंट का किसी भी तरीके से एंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि पॉलिटिकल एंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। इसके लिए फंडामेंटल राइट्स रिक्वायर्ड थे। और इंडिया के कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स का जो पोर्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो एक तरीके से एक लिमिटेशन इम्पोज करता है गवर्नमेंट पर, यानी कि एक दायरा सुनिश्चित कर देता है सरकार के लिए कि इस दायरे के बाहर जाके आप कानून नहीं बना सकते। उदाहरण के तौर पर कई बार हुआ है कि देश में सरकारों ने कुछ इस प्रकार के कानून बनाए जिससे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट हुए, तो उसको जुडिशरी ने खारिज कर दिया। यानी कि सरकार के ऊपर ये एक क्लियर एक प्रतिबंध है कि सरकार इस दायरे के बाहर जाके कानून नहीं बना सकती है, सरकार ऐसा कोई कानून नहीं ला सकती जिससे कि फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होते हैं लोगों के। वो इसीलिए क्योंकि जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने इसकी चर्चा की कि अगर फंडामेंटल राइट को सबसे ज़्यादा खतरा होता है तो वो सरकारों से ही, राज व्यवस्थाओं से ही होता है। तो इसलिए रिक्वायरमेंट थी हमारे लिए कि फंडामेंटल राइट्स क्लियरली एक्सप्रेस वे में होने चाहिए, उनको स्वीट विल ऑफ पॉलिटिक्स पर ना छोड़ा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में उसको जगह दी जाए।
अब इसके बाद अगर हम बात करें कि हम कौन कौन से राइट्स हमें दिए गए हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक जिसको डिफाइन किया गया है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 और 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से लेके 28 तक, और उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो 29 से 30 तक, और उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो 32 से 35 तक जिसको मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब इंडिया में अगर हम बात करें तो हम संविधान के तीसरे पार्ट में इसको देखते हैं कि इन राइट्स को डिस्कस किया गया है, इन राइट्स को मेंशन किया गया है, लेकिन संविधान का पार्ट थर्ड तो बहुत बाद में आता है। इससे पहले अगर हम संविधान का पहला पेज देखते हैं तो जहाँ से शुरुआत होती है यानी कि प्रस्तावना हमारे संविधान की, अगर हम प्रियम्बल को ही देखते हैं तो प्रियम्बल में ही इसके बारे में डिक्लेयर कर दिया गया है कि हर एक सिटीज़न को सिटीज़न को कुछ मिनिमम राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि राज्य की ये जिम्मेदारी होगी। उसमें पहले ही राज्य की ये जिम्मेदारी सुनिश्चित कर दी गई है कि हर एक सिटीज़न को इक्वलिटी, लिबर्टी और जस्टिस, ये तीन चीज़ें प्रोवाइड करवाना, ये उद्देश्य उसमें घोषित कर दिया गया कि हर राज्य का उद्देश्य ही यही होगा, यानी कि कोई भी शासन आएगा उसका उद्देश्य होगा कि ये तीन राइट्स जो हैं हर एक सिटीजन्स को मिलने चाहिए और इनकी रक्षा भी करेगा राज्य। तो इसलिए ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिफाइन नहीं है, बल्कि ये एक संविधान की मूल आत्मा है जिसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम कह सकते हैं, जिसको अलग अलग जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने भी टाइम टू टाइम प्रोनाउंस किया है कि ये फंडामेंटल राइट्स जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ या इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं किया जा सकता है। हाँ, आवश्यकता पड़ने पर इसमें सुधार किया जा सकता है, कुछ नया जोड़ा जा सकता है, पुरानी चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को क्लियरली बाईपास नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद हमारी राज्य व्यवस्था में स्पेशली लॉ मेकिंग प्रोसेस में फंडामेंटल राइट्स का क्या रोल रहता है, फंडामेंटल राइट्स कैसे उनको अफेक्ट करते हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस को, या लॉज अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में आते हैं तो उनको फिर जुडिशरी किस प्रकार से रिव्यू करता है, इसको हम आगे आने वाले पार्ट में अब डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।